वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक मराठी सीरीज लेकर आ गए हैं। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, तो आपको बाकी के एपिसोड्स के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सीरीज आपको बता दूं हॉरर और मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होने वाली है और इस सीरीज में कई बार प्रेजेंट को तो कई बार पास्ट की कहानी को दिखाया जाएगा, तो जरा आराम से बैठ कर देखेगा। सीरीज का नाम ये रहा आपके सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत सरदेशमुख महल से होती है, जहाँ का राजा नाना साहब नाम का एक आदमी है। आज के दिन महल में काफी शोर शराबा होता है क्योंकि आज नाना साहब के बेटे का नामकरण जो होने वाला है। इसी के लिए महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। जिसके बाद महल में जॉर्ज नाम का बंदा अपनी पत्नी जूलिया के साथ आता है, क्योंकि दोस्तों ये टाइम 1930 का है। इस टाइम इंडिया में ब्रिटिश का राज चल रहा है और उन्हीं ब्रिटिश लोगों में जॉर्ज नाम का बंदा भी शामिल है, जो कि नाना साहब का खास दोस्त है, क्योंकि दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई की थी। अब जॉर्ज को यहाँ देखकर नाना साहब बड़ा खुश होता है और वो दोनों जमकर शराब पीते हैं। साथ ही दोस्तों, ये नाना साहब बड़ा ही घटिया किस्म का इंसान है, आपको बता दो। आए दिन गांव की किसी भी लड़की के साथ गलत करना तो समझो उसका डेली का रूटीन बन गया है। अब एक राजा है तो गरीब गांव वालों की कहाँ हिम्मत होगी उसके सामने कुछ बोलने की, इसलिए गांव वाले निर्दयी राजा के सारे अत्याचार को चुपचाप सह रहे होते हैं। इसके बाद जब नामकरण की बारी आती है तो नाना साहब की पत्नी लक्ष्मी की छोटी बहन रुक्मणी लक्ष्मी के बेटे का नाम राव साहब रखती है, जो कि नाना साहब से मैच करता है और ये नाम सभी को पसंद भी आ जाता है, इसलिए बच्चे का नाम राव साहब रख दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद जब सभी लोग अपने काम में बिजी होते हैं, तभी कोई राव साहब का अपहरण कर लेता है। इससे पूरे महल में हड़कंप मच जाता है कि राव साहब कहाँ चले गए। नाना साहब कहता है कि अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी को जिंदा जला दूंगा। मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। नाना साहब की तो दहशत थी ही, इसलिए सभी लोग जान लगाकर राव साहब को ढूंढने में लगे होते हैं। महल के दरवाजे वगैरह सब कुछ पहले बंद कर दिए जाते हैं ताकि जिसने भी बच्चे का अपहरण किया हो वो भाग न पाए। कई घंटों तक ढूंढने के बाद जब नाना साहब महल में बने पूल के पास आता है तो वहाँ उसे सुरभि नाम की एक महिला दिखाई देती है, जिसके गोद में राहो साहब होता है। दोस्तों, सुरभि को देखकर नाना साहब के होश उड़ जाते हैं, मानो उसने भूत देख लिया हो। जिसके बाद ये सीन होता है कट। अब हमें करीब 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाना साहब के गाँव में चेतन नाम का टीचर अपनी पत्नी सुशीला के साथ आता है। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव पर आया था। रास्ते में सुशीला को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो सभी मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, तो सुशीला भी उनके साथ शामिल हो जाती है। लेकिन जैसे सभी बुलेट बाइक की आवाज को सुनते हैं तुरंत रास्ता खाली कर देते हैं, क्योंकि सामने से राव साहब जो आ रहे होते हैं। दोनों बाप बेटे ने पूरे गाँव में अपनी दहशत फैला के रखी होती है। पहले नाना साहब का खौफ था और अब राव साहब का डर। पूरा गांव उससे डरता है। सुशीला लोगों से पूछती है कि आखिर ये लोग हैं कौन, जिस पर लोग कहते हैं कि ये रावण है। रावण कोई भी आंख उठाकर उसको देख नहीं सकता। सुशीला भी हैरान रह जाती है कि बड़ा अजीब इंसान है, इसके आने के बारे में जानकर लोग डर गए। बताओ। अगले सीन में हम सरदेशमुख महल को देखते हैं, जहाँ रुक्मणी घर में काम करने वाली महिला माथे से कहती है कि अरे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? राव साहब आ गए हैं तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए फटाफट से काम खत्म करो। तब खेतों से माथे का पति नंदू आता है। माथे उसे पानी देने जाती है, लेकिन वो उसके हाथों से पानी तक नहीं पीता, यहाँ तक कि वो कभी महल के अंदर भी नहीं आया आज तक। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर राव साहब पहुँच जाता है, जो महल की सफाई का काम अधूरा देखकर एकदम से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जो सामान उसे दिखाई देता वो उसे पटक कर अंदर चला जाता है। ये राव साहब दोस्तों बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, इसलिए सारे लोग उससे डरते हैं। दूसरी तरफ चेतन एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ उसका क्वालिफिकेशन देखकर तुरंत उसे नौकरी पे रख लिया जाता है, पर अब सिर्फ रहने का बंदोबस्त करना था उसको। प्रिंसिपल कहता है कि मेरी नजर में एक घर है, आप और आपकी बेटी वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और ये सुनकर सुशीला को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वैसे तो सच में सुशीला और चेतन की एज में काफी डिफरेंस है। पहली नजर में वो दोनों बाप बेटी ही लगते हैं, पर इसके पीछे की एक वजह है दोस्तों, जो धीरे धीरे करते हुए सीरीज में आगे रिवील होगा। प्रिंसिपल एक कमरा भी उन दोनों को किराए पर दिलवा देता है, इसलिए चेतन और सुशीला दोनों वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ राव साहब के पास एक आदमी आता है जो धंधे वगैरह का हिसाब किताब रखता है। मतलब इस हफ्ते जितना भी प्रॉफिट हुआ था वो सब कुछ राव साहब को देने आया था। लेकिन राव साहब कहता है कि अगले महीने गांव के मंदिर में पूजा होने वाली है, तो जाओ और ये सारे पैसे दान कर दो। वो आदमी भी कहता है कि मुझे पता था आप यही कहोगे, लेकिन मैं इसको दान नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिर के पंडित ने आपके पैसे लेने से साफ मना कर दिया है कि ये पैसे भी गंदी कमाई के हैं और लोगों को परेशान करके कमाए गए हैं, इसलिए मैं नहीं लूंगा, ये पंडित ने कहा। उसने तो ये भी कहा कि बाप के नक्शे कदम पर तो बेटा चल रहा है, तो बेटा भी ऐसा ही होगा। ये सुनकर दोस्तों राव साहब को आ जाता है बहुत गुस्सा, क्योंकि दोस्तों राव साहब के बाप ने यानी नाना साहब ने गाँव वालों को पहले इतना परेशान कर दिया था कि गांव वाले सरदेशमुख महल के हर एक इंसान से अब नफरत करते हैं। वो तो चाहते ही नहीं कि
उस महल का कोई भी इंसान कभी किसी गांव वाले के करीब भी आए। इसी वजह से राव साहब हमेशा गुस्सा रहता है। हालांकि वो अपने पिता से बिल्कुल अलग है, वो लोगों का भला भी करना चाहता है, लेकिन गांव वालों की वजह से उसने भी लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। अब पंडित की ऐसी बात से राव साहब पूरे गुस्से के साथ बंदूक लेकर उसको मारने चाह रहा होता है, लेकिन रुक्मणी उसको रोक लेती है। अब राव साहब की माँ तो नहीं रही, वो उसके बचपन में ही मर गई थी, तो तब से उसका ख्याल रुक्मणी नहीं रखा हुआ है, इसलिए रुक्मणी के खातिर वो पंडित को मारने का इरादा अपने मन से निकाल लेता है। अब दूसरी तरफ सुशीला जब कमरे में कपड़े बदल रही होती है, तभी कुछ बदमाश लोग टूटे दरवाजे के होल से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। इस चीज से सुशीला चिल्लाने लगती है, और ये बात जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो चेतन से कहता है, आप टेंशन मत लो, दूसरी अच्छी जगह आपके रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो वो राहुल साहब का हिसाब किताब संभालने वाले आदमी से कहता है, अरे सुनो, इनके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ लो। तो वो आदमी उन दोनों को सरदेशमुख महल लेकर आ जाता है, ताकि कुछ दिन वो यहाँ पर रह पाए, और इसी बीच में कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे। दोनों को यहाँ देखकर रुक्मणी कहती है कि अरे इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गए, राव साहब देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, तुरंत यहाँ से लेकर जाओ इनको। लेकिन तभी उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है, जिससे उसे मोच आ जाती है। सुशीला तुरंत रुक्मणी का पैर दबाती है, जिससे उसकी मोच बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दोनों अच्छे इंसान लग रहे होते हैं, और बेचारी सुशीला के साथ गांव वालों ने ऐसा काम भी किया था, ऐसा मतलब वो झांकने वाला काम दोस्तों दरवाजे से। तो रुक्मणी दोनों से कहती है कि ठीक है, महल के पीछे एक छोटा सा घर है, तो आप दोनों तब तक वहाँ पर रह सकते हैं, जब तक मतलब आपको दूसरा घर ना मिल जाए। लेकिन हाँ, जब तक राहो साहब महल के अंदर होगा तब तक उस घर से बाहर मत निकलना, वो चला जाएगा काम पर, तभी तुम लोग बाहर आना। जिस पर वो दोनों रुक्मणी का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद जब सुशीला महल को अच्छे से देख रही होती है, तभी हम महल के छत पर सुरभि को देखते हैं, जिसे दोस्तों हमने स्टार्टिंग में देखा था। असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो इसी महल के अंदर रहती है। सुशीला तो उसको देख नहीं पाती, लेकिन सुरभि उसको देख पा रही थी। पर आखिर ये सुरभि है कौन और वो आत्मा कैसे बनी, आगे पता चलेगा। अगले सीन में राहो साहिब अपने डॉक्टर दोस्त रमेश के साथ उसके खेत में काम करने वाले एक बंदे को कुछ पैसे देता है, क्योंकि हाल फिलहाल उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने वैसे राहो साहब से पैसे तो नहीं मांगे थे, इसीलिए वो राहो साहब से पैसे लेता ही नहीं, क्योंकि कोई भी गांव वाला सरदेशमुख महल से जुड़ी कोई चीज लेना ही नहीं चाहता। उनका मानना है कि नाना साहब ने पहले जितने लोगों को परेशान किया है, उनकी आत्माओं ने पूरे महल पर शाप दिया है। उस महल की कोई भी चीज अगर कोई लेता है तो वो शाप उसको भी लग जाएगा, ऐसा गांव वालों का मानना है। इसके बाद रमेश एक महिला मरीज को देखने जाता है, जिसको उसके पति ने बहुत ज्यादा मारा था। ये देखकर राहो साहब को उसका बचपन याद आने लगता है कि इससे भी बुरी तरह से उसके पिता उसकी माँ को मारा करते थे। इसी गुस्से में राहो साहब उस महिला के पति की अच्छे से पिटाई कर देता है, ताकि पत्नी को मारने की उसकी आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। दूसरी ओर दोस्तों, जब भी राहो साहब घर से जाते हैं ना, तो सुशीला महल में इधर उधर घूमने लगती है, रुक्मणी के लिए अच्छे अच्छे खाना पकाती और उसका खूब ख्याल भी रखती है। रुक्मणी को भी सुशीला की यह हरकत बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसे ये भी टेंशन होती है कि बस राहो साहब सुशीला को देख न ले, वरना गुस्से में तो पागल ही हो जाएगा। रुक्मणी ने सुशीला को सारे नियम बता दिए होते हैं कि महल में रहने के लिए ये नियम मान्य होंगे, जैसे मतलब राहो साहब घर पर हो या ना हो, उसके कमरे में कभी नहीं जाना, राहो साहब के जाने के बाद ही महल में घूम सकती हो, लेकिन जैसे ही उसके बुलेट बाइक की आवाज आए, सारी चीजें छोड़कर तुरंत महल से भागकर अपने वाले घर में जाना होगा। अब सुशीला ने रुक्मणी के सामने तो रूल मान लिए थे, लेकिन राहो साहब के महल से जाते ही सुशीला वो सारे काम करती है जो करने से रुक्मणी ने मना किया था। यहाँ तक कि वो तो एक दिन राहो साहब के कमरे में भी चली जाती है, जहाँ उसे ढेर सारी किताबें रखी हुई दिखाई देती है। अब सुशीला को किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो किताबें पढ़ने में बिजी हो जाती है, और जैसे ही उसे बुलेट बाइक की आवाज आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने घर की ओर भाग जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब राहो साहब छोटा था तो एक रात वो अपनी माँ लक्ष्मी के साथ सोया हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है, इसीलिए वो उसी ओर जाने लगता है। जहाँ के बढ़ते बढ़ते वो महल के पूल के पास आ जाता है, और उसी पूल के अंदर मौजूद सुरभि की आत्मा उसे पूल के अंदर बुलाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि राहो साहब अंदर जा पाता, लक्ष्मी तुरंत वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। और अब प्रेजेंट में राहो साहब एक बाबा के पास जाता है और उन्हें कड़ा देकर कहता है कि क्या आप इसकी मदद से सुरभि की आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। ये सुनकर बाबा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें क्या लगता है सुरभि की आत्मा को इतनी आसानी से शांति मिल जाएगी? कभी नहीं। जब तक उसका शाप पूरा नहीं होगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कड़ा मैंने तेरे बाप को दिया था, ये कहते हुए कि जब तक ये कड़ा उसके पास है तब तक सुरभि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन एक बार ये कड़ा उसके हाथ से निकला तो बस वही उसका खेल सुरभि खत्म कर देगी, मैंने उसे कहा था। और ऐसा ही हुआ, सुरभि का शाप जल्दी खत्म नहीं होगा। जाओ और सुरभि के पति को ढूंढो। अगर सुरभि के साथ जो हुआ उसके लिए सरदेशमुख महल के हर इंसान को अगर वो माफ कर देता है तो शायद सुरभि की आत्मा को शांति मिल जाए।
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हमें दोस्तों फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिन खेलते हुए राहो साहब अपने पिता के कमरे में चला जाता है। उस समय नाना साहब सो रहा होता है, तो राहो साहब उसके हाथ में कड़ा देखकर बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं भी इसे पहनूंगा। लेकिन वो था तो उस समय बच्चा ही, उसको सुरभि के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही नाना साहब के हाथ से कड़ा निकलता है, सुरभि की आत्मा आकर नाना साहब की जान ले लेती है। अब प्रेजेंट टाइम पर राहो साहब के जाने के बाद सुशीला उसके कमरे की किताबें पढ़ रही होती है। तभी आधे रास्ते पर राहो साहब की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसीलिए वो बिना बाइक के महल आ जाता है। सुशीला बुलेट की आवाज का इंतजार कर रही होती है। अब आवाज तो आती नहीं, लेकिन राहो साहब जरूर कमरे में पहुंच जाता है, जो सुशीला को वहां देखकर मानो बिल्कुल पागल हो जाता है। हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगता है कि ये कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है। तभी वहां पर रुक्मणी भी आ जाती है और राहो साहब और सुशीला को साथ देखकर बेहोशी हो जाती है। उसे तो ये लगता है कि राहो साहब अब सुशीला को नहीं छोड़ेगा। उसके बेहोश होने की वजह से रमेश रुक्मणी का इलाज करता है। होश आने पर रुक्मणी राहो साहब से कहती है कि मुझे पता है तू बहुत ज्यादा गुस्से में, तुझे लग रहा होगा कि मैंने तेरी इजाजत के बगैर इसको घर में रहने दिया, लेकिन बेटा मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला है। ये दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रहने दिया। मेरा भी तो इस घर में कुछ फैसला लेने का हक है। अगर तू मुझसे ये भी हक छीनना चाहता है तो नाना साहब और तुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। वो तो महिलाओं को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता था, उनकी एक बात नहीं सुनता था। तो क्या तू भी वैसा बनना चाहता है? ये सुनकर राहो साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी सुशीला को कुछ नहीं कहता। रमेश राहो साहब से कहता है कि देख, दोस्त होने के नाते एक सुझाव देता हूँ, दवाओं से ज्यादा असर अपनों का साथ देता है। अगर कोई हमसे अच्छे से बात करता है, उसके होने से हमें अकेलापन महसूस ना हो, जिससे हम खुलकर अपने दिल की बात कर सकें, तो उससे बढ़कर कोई दवा नहीं हो सकती। सुशीला के आने से देख रुक्मणी कितनी खुश रहती है। उनके लिए सोच यार, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। इसीलिए राहो साहब चेतन से मिलकर कहता है कि देखो, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं और जब आपकी मर्जी हो तो चले जाना। दोस्तों, आज पहली बार था जब किसी पर राहो साहब ने थोड़ी सी दया दिखाई हो। वैसे ये राहो साहब दिल का बुरा इंसान बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन बेचारा अपने बाप के किए हुए कर्मों की वजह से लोगों की नजर में बहुत ही बुरा आदमी बन चुका है। गाँव वाले राहो साहब को नहीं देखते, मतलब ये नहीं देखते कि वो अच्छा है या नहीं। उनका बस इतना मानना है कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा होगा, चाहे बेटा फिर कितने अच्छे काम न क्यों ना कर रहा हो। लोग बस उसे दिखावा ही मानते हैं। अब अगले सीन में सुशीला तो राहो साहब के रहते हुए बड़े मजे से सारा दिन इधर उधर महल में घूम रही होती है। जब भी राहो साहब उसे देखता है, वो उसके पास जाती और उससे माफी मांगती कि मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी उस दिन। वो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना, इसीलिए सोचा किताबें पढ़ लूं। राहो साहब को गुस्सा तो आता, पर फिर भी वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता। इसके बाद एक दिन की बात है, जब एक दिन सुशीला मंदिर जाती है तो पंडित उससे कहता है कि सरदेशमुख महल में रह रही हो ना, संभल कर रहना। जैसा काम बाप ने किया वही काम बेटा तुम्हारे साथ न कर दे। उसका बाप एक नंबर का घटिया इंसान था। कोई महिला शादीशुदा हो, माँ बनने वाली हो, बेटी की एज की हो या बूढ़ी, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस पर नजर पड़ी उसके साथ गलत काम करता था। तो तू भी जरा संभल कर रहना, उसी आदमी का बेटा है राहो साहब, कहीं वो भी तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ। सुशीला की शक्ल देखकर पंडित को लगता है कि इसको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो वो सुशीला से कहता है कि मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो जा रुक्मणी से पूछ कि उसने अपने बाल क्यों कटवा लिए, तुझे जवाब मिल जाएगा। इसीलिए सुशीला रुक्मणी से उसके बाल काटने का कारण पूछती है, क्योंकि रुक्मणी हमेशा टकली रहती है। जिस पर रुक्मणी रोते हुए सुशीला को सारी बात बताती है। जिसके बाद दोस्तों हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ लक्ष्मी की तबीयत बहुत ही खराब है। लक्ष्मी रुक्मणी से कहती है, सुनो, अगर मुझे कुछ हुआ तो राहो साहब को अपने बेटे की तरह पालना, उसे माँ की कभी भी कोई कमी महसूस मत होने देना। तभी वहाँ पर नाना साहब पहुँच जाता है, जिसकी गंदी नजर रुक्मणी पर होती है। वो चाय के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तब लक्ष्मी आकर उसे बचा लेती है और नाना साहब पर बहुत चिल्लाती भी है कि तू इंसान नहीं, शैतान है शैतान। इसी चीज से गुस्से में आकर नाना साहब ने लक्ष्मी को इतना मारा कि बेचारी ने अपना दम तोड़ दिया। और इस दुर्घटना के अगले ही दिन रुक्मणी ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए और खुद को बदसूरत बना लिया, ताकि अब उसकी गंदी शक्ल देखकर नाना साहब उसके साथ गलत काम करने का कभी सोचे ही नहीं। उसके कुछ दिनों के बाद ही नाना साहब तो मर गया, लेकिन रुक्मणी आज भी अपने बालों को बड़ा नहीं करती है, इस डर में कि कहीं नाना साहब की आत्मा उसे परेशान करने के लिए न आ जाए। इतना डर है रुक्मणी को आज भी उस नाना साहब का। इस चीज को जानकर सुशीला भी हैरान हो जाती है कि बहुत बुरा हुआ, महिलाओं के साथ इस महल में सच में कितना घटिया काम हुआ। तभी तो लगता है गांव वाले इस महल के पास आने से भी डरते हैं। अब अगले सीन में रुक्मणी की खुद की हालत बड़ी खराब हो जाती है, लेकिन जब भी उसके पास कोई आता तो वो उससे पूछती कि राहो साहब ने खाना खाया या नहीं। इसीलिए सुशीला राहो साहब के पास जाती है और कहती है, देखो, जो मैं कहूंगी उससे तुम्हें गुस्सा तो आएगा, लेकिन मेरी बात सच है। रुक्मणी ने तुम्हारे लिए कितने बलिदान दिए, लेकिन तुमने उनकी कोई कद्र नहीं की। आज भी वो खुद से पहले तुम्हारे बारे में पूछती है कि तुम ठीक हो या नहीं, खाना खाया या नहीं।
बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ तुम्हारा साथ, वो भी 2 पल के लिए, ताकि तुम दोनों बस आपस में बातें कर सको। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर उनके लिए इज्जत और प्यार है ना, तो जाओ उनके पास और उनसे बात करो, उनके साथ समय बिताओ। इतना कहकर सुशीला तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बात राहो साहब के दिल पे लग जाती है। इसीलिए वो भी रुक्मणी के पास आकर उसके पैर दबाने लगता है। ये देखकर तो रुक्मणी भी हैरान कि राहो साहब को क्या हुआ। राहो साहब उनका मन बहलाने के लिए बचपन की बातें करता, जिससे रुक्मणी को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। वो दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, जहाँ आज पहली बार रुक्मणी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। राहो साहब धीरे धीरे करते हुए खुद को सुधारने की कोशिश करता है। इस चीज में सबसे बड़ा हाथ सुशीला का ही था। राहो साहब जब भी कुछ गलत करता तो सुशीला उसको समझाने आ जाती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। इस चीज से राहो साहब भी अब सुशीला को अपने कमरे में आने देता और जो किताबें उसको पढ़ने के लिए चाहिए होती वो दे दिया करता। सुशीला की वजह से रावण वाला राहो साहब बिल्कुल ही बदलते जा रहा होता है। अब अगले सीन में नंदू फ्रूट्स लेकर महल के गेट के पास आता है और वहीं पर रखकर जा रहा होता है, क्योंकि वो कभी महल के अंदर नहीं गया। लेकिन तभी माथे जो महल के अंदर होती है उसका पैर फिसल जाता है और फिसलने से उसे चोट आ जाती है। ये देखकर मजबूरन नंदू को अंदर आना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर कदम रखती है ना, तभी सुरभि की आत्मा वहां पर पहुंच जाती है, जो नंदू को मारने की कोशिश करती है। अब उस आत्मा को नंदू तो देख पाता है, लेकिन बाकी कोई नहीं देख पाता। तभी वहां पर राव साहब पहुंच जाता है, जो फाइनली नंदू को आकर बचा लेता है। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, राव साहब भी सुरभि की आत्मा को देख सकता है। असल में दोस्तों, सुरभि के शाप के अनुसार जो भी नाना साहब की संतान होगी, सिर्फ वही सुरभि की आत्मा को देख सकता है। तो राव साहब एकदम हैरान हो जाता है कि नंदू तो मेरा भाई नहीं है, फिर ये कैसे सुरभि को देख पाया। अब नंदू को महल के अंदर लाकर उसका इलाज किया जाता है, जहां वो सुरभि को देखकर एकदम शॉक में चला गया था। राव साहब रुक्मणी से फिर नंदू के बारे में पूछता है कि आखिर इसका पास्ट क्या है। तब रुक्मणी बताती है कि नंदू के माँ के साथ भी नाना साहब ने गलत काम किया था, जिससे उसने नंदू को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद से ही नंदू की माँ की तबीयत खराब रहने लगी और नंदू जब कुछ साल का था, तब उसकी माँ ने नाना साहब से रिक्वेस्ट की कि नंदू को कम से कम महल में रहने की अनुमति तो दे दें, क्योंकि एक तरफ से नंदू भी नाना साहब का बेटा है। लेकिन नाना साहब ने ना तो नंदू को एक्सेप्ट किया और ना ही उसकी माँ को, और दोनों को महल से भगा दिया। उसके बाद से नंदू की माँ और वो दोनों खेतों में काम करने लगे। पर कुछ दिनों के बाद ही नंदू की माँ का देहांत हो गया। तब से नंदू ने कसम खा ली थी कि वो कभी इस महल के अंदर कदम नहीं रखेगा, और इसी वजह से वो महल के अंदर नहीं आता। ये जानकर राव साहब एकदम से हैरान हो जाता है कि नंदू एक हिसाब से मेरा भाई है, लेकिन मैंने इसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया और नंदू ने कभी उफ तक नहीं किया। सब कुछ बिना कुछ कहे सुनता रहा। नंदू दोस्तों आज भी करीब था, इसलिए राव साहब एक भाई होने के नाते 20 एकड़ जमीन उसके नाम कर देता है, ताकि नंदू आगे की जिंदगी बड़े अच्छे से गुजार पाए। इसके बाद राव साहब अकेले में बैठकर अपने पिता की करतूतों को याद करके खुद में ही गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर कब तक मेरे पिता की करतूतों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। तब सुशीला वहाँ पर आकर उसे समझाती है कि देखो, जो बीत गया उसे भुला दो। वैसे भी बीती हुई चीजों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम हमारे वर्तमान को सही कर दें तो यही वर्तमान हमारे भविष्य को सुधार देगा। एक बार मेरी बात को ध्यान से जरूर सोचना। इतना कहने के बाद सुशीला वहाँ से चली जाती। रमेश भी राव साहब से कहता है कि देखो, जो भी सुशीला ने कहा मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो खुद एक नई पहचान बना, दिखा दे लोगों को कि तू अपने बाप की तरह नहीं है। अपने बाप की करतूत याद करता रहेगा तो ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी तेरी और कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों राव साहब ठान लेता है कि वो खुद को बदलेगा और लोगों की नजर में जो उसकी रावण वाली छवि है उसको भी सुधारेगा। अब राव साहब नंदू के पास आकर उसको वही कड़ा पहना देता है जिसकी मदद से सुरभि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो नंदू से कहता है कि आज से तुम इस महल में मेरे साथ रहोगे, तुम्हारा भी महल पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। ये सुनकर नंदू की मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन आज भी नंदू अपनी पत्नी से ठीक से बात नहीं करता और ना ही उसके हाथ से पानी लेता है। तब माथे रोते हुए सभी को इसका कारण बताती है कि आखिर नंदू मुझसे गुस्सा क्यों रहता है। तो असल में दोस्तों, नंदू और माथे की जब शादी हुई थी, उस दिन माथे के वॉमिट करने से नंदू को ये पता चल गया था कि माथे प्रेग्नेंट है, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि नाना साहब से। माथे कहती है कि ये सब जानबूझकर नहीं हुआ, नाना साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि आपको सच बता दूं, इसलिए मैंने नहीं बताया। यही वजह थी कि नंदू माथे के हाथ से पानी तक नहीं पीता। उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन माथे से दूरी बना ली। माथे आगे बताती है कि जब मैं शादी करके महल में आई तब तो मैं नाना साहब के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन ऐसे ही एक दिन पूल के पास सफाई करते हुए अचानक से किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पूल के अंदर फेंक दिया, जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया और मेरा और नाना साहब का होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया।
असल में दोस्तों वो अदृश्य शक्ति सुरभि की आत्मा ही थी जिसने माथे का मिसकैरेज करवा दिया, क्योंकि सुरभि नाना साहब की हर संतान को मारना चाहती है। राहो साहब महल में रहकर अभी तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसके पास वो कड़ा है, लेकिन अब उसने वो कड़ा नंदू को दे दिया है उसकी सेफ्टी के लिए। तो सुरभि अब कभी भी राहो साहब की जान ले सकती है। अब रात को नंदू जब सो रहा होता है तभी सुरभि की आत्मा वहां कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कड़ा अपनी शक्तियों की मदद से सुरभि को नंदू के करीब आने से रोक देता है। नंदू को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ये सुरभि है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। नंदू इससे बड़ा डर भी जाता है, इसलिए राहो साहब तुरंत नंदू और माथे को इस गांव से बाहर भेजने की सारी तैयारी कर देता है ताकि नंदू यहाँ डर कर ना रहे। जाते जाते वो नंदू को समझाता भी है कि जानता हूँ जो हुआ सही नहीं हुआ, मेरे पिता की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे पिता की गलतियों की सजा तुम माथे को मत दो, वो तुमसे प्यार करती है, उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करो। ये सुनकर नंदू रोते हुए राहो साहब को गले लगा लेता है और उसे वो कड़ा भी दे देता है, क्योंकि यहाँ रहकर कड़े की सबसे ज्यादा जरूरत राहो साहब को ही है। इसके बाद नंदू माथे को माफ करके उसके साथ दूसरे शहर चला जाता है। अगले दिन से राहो साहब खुद को एकदम बदलने की कोशिश करता है। जहाँ उसके खेत में दूसरे लोग काम किया करते थे, अब वो खुद उनका हाथ बटाने आता। गांव वालों की जैसी हो सकती वैसी मदद करता। महिलाएं जो काम नहीं कर सकती, महीने महीने खुद के पैसों में से उनका घर बनवा दिया करता। इस चीज से धीरे धीरे करते हुए सभी गांव के लोग राहो साहब की इज्जत करने लग जाते हैं और जो भी राहो साहब काम करता हर चीज में सुशीला उसका साथ देती। आज सुशीला नहीं होती तो राहो साहब आज भी वैसा ही रावण दिखता, मतलब होता जैसा कि पहला था। गुस्से वाला राहो साहब अब थोड़ा थोड़ा हंसना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह से एक साथ रहते हुए सुशीला और राहो साहब भी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन मीना नाम की लड़की सरदेशमुख महल आती है, जो खुद को चेतन की पत्नी बताती है। ये सुनकर सारे लोग हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, चेतन की पत्नी तो सुशीला है, फिर ये अपने आप को चेतन की पत्नी क्यों बता रही है। अब यहाँ से हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि असल में मीना है कौन। तो जैसा कि मीना ने कहा कि वो चेतन की पत्नी है, तो उसकी बात बिल्कुल सच थी। लेकिन चेतन ने इसको छोड़ क्यों दिया था? क्योंकि मीना कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए चेतन की छोड़ने की वजह से मीना को बिल्कुल सदमा लग गया और वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। कई बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन घर वालों ने उसे बचा लिया। और ये सुशीला कोई और नहीं बल्कि मीना की छोटी बहन है। जब मीना डिप्रेशन का शिकार हुई तब उसके माता पिता को टेंशन होने लगी कि बड़ी बेटी की ऐसी हालत है तो छोटी बेटी से कौन शादी करेगा। हालांकि सुशीला की एज काफी कम थी, लेकिन जब सुशीला के माता पिता को पता चला कि चेतन अब दूसरी शादी करने वाला है तो उन्होंने चेतन से रिक्वेस्ट की कि दूसरी शादी सुशीला से कर ले। कम से कम इससे सुशीला का घर तो बच जाएगा, वरना बड़ी बेटी के घर में पड़े रहने से दूसरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुशीला उस समय इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तब सारे रस्म वगैरह बेचारी मीना ने खुद अपने हाथों से सुशीला के लिए किए। बेचारी को कैसा लगा होगा उस टाइम, ये वही जानती है। लेकिन अफसोस कि आज चेतन और सुशीला की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मीना की तरह सुशीला भी अभी तक मां नहीं बन पाई। अब इस चीज को जानकर राहो साहब भी एकदम हैरान हो जाता है कि बड़ी मुश्किलों से गुजरी है सुशीला की जिंदगी। तो अब वो और ज्यादा सिंपैथी सुशीला को दिखाने लगता है। वो दोनों पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे एक रात जब चेतन और सुशीला महल जा रहे होते हैं, तभी कुछ बदमाश सुशीला के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। चेतन जब सभी को रोकने जाता है तो वो बदमाश उससे भी भिड़ जाते हैं। तब राहो साहब वहाँ पर आता है, जो बहुत ही गुस्से में था कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई सुशीला के बारे में कुछ कहने की। वो तो उन बदमाशों को जान से मार देता, पर सुशीला और रमेश उसे रोक लेते हैं। लेकिन इस चीज से राहो साहब समझ जाता है कि नहीं, धीरे धीरे करते हुए मैं सुशीला के करीब जा रहा हूँ। आज उसके लिए मैं उनकी जान लेने तक चला गया। नहीं, इस चीज को यहीं पर खत्म करना होगा, वरना आगे मुसीबत हो जाएगी। ये चीजें वो अपने दिमाग में सोचता है। इसीलिए वो सुशीला से कह देता है कि देखो, हम दोनों का अब मिलना सही नहीं है, आज से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हालांकि वो खुद सुशीला को पसंद करने लगा था और सुशीला भी उसे पसंद करती थी, लेकिन तब भी राहो साहब उसे दूर हो जाने को कहता है। लेकिन दोनों भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। और रात को जब चेतन किसी काम से बाहर जाता है, तब सुशीला राहो साहब के कमरे में चली जाती है, जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी कुछ सामान भूल जाने के कारण चेतन वापस महल में आता है और होना क्या था, वो उन दोनों को एक साथ देख लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अब क्यों नहीं कहता, वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद राहो साहब को एहसास हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये तो बिल्कुल अच्छी बात है नहीं। मतलब जो मेरे पिता किया करते थे वही मैं भी कर रहा हूँ। मैंने बहुत बुरा किया, मुझे तो मर जाना चाहिए। लेकिन तभी रमेश कहता है कि पागल हो गया क्या, ऐसी बातें कौन करता है, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, जो हुआ अनजाने में हुआ।
और तूने कोई जबरदस्ती थोड़ी ना की है, इसलिए खुद को दोष देना बंद कर दे। वहीं चेतन सबको जानकर भी अनजान बन रहा होता है। वो सुशीला को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता, हर जरूरत उसकी पूरी करता। इस चीज को देखकर सुशीला अपने आंसू रोक नहीं पाती कि मैंने चेतन के साथ धोखा किया, ये कितना अच्छा आदमी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद तो सुशीला और राहु साहब दोनों एक महल में रहकर भी अब एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, क्योंकि दोनों को पता था उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अगले सीन में रमेश राहु साहब से कहता है कि मुझे सुरभि का पति लक्ष्मण मिल गया है, तो उससे बात करके देख, क्या पता वो सुरभि का शाप खत्म कर दे। राहु साहब तुरंत लक्ष्मण से मिलने जाता है और यहाँ पर राहु साहब को नाना साहब समझकर लक्ष्मण उसका गला पकड़ लेता है कि आखिर तूने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा जो तूने मुझसे मेरी पत्नी और बच्चे को छीन लिया। राहु साहब उसे समझाता है कि मैं वो नहीं हूँ जिससे आप समझ रहे हो। राहु साहब को खुद भी नहीं पता कि असल में सुरभि के साथ हुआ क्या था और क्यों उसने ऐसा शाप दिया कि वो शाप सरदेशमुख महल पर लगा हुआ है। राहु साहब लक्ष्मण से कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि सुरभि के साथ क्या हुआ, लेकिन जो मेरे पिता ने किया उसके बदले में मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इस सरदेशमुख महल को प्लीज माफ कर दीजिए। लक्ष्मण कहता है कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। जो मेरी पत्नी के साथ हुआ ना, उसकी वजह से मैं जिंदा तो हूँ लेकिन जीना भूल गया हूँ। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है ताकि पता चल सके कि आखिर सुरभि के साथ हुआ क्या था। तो असल में लक्ष्मण और सुरभि एक मामूली से किसान थे जो उसी गांव में रहा करते थे जहां का राजा नाना साहब था। सुरभि लक्ष्मण के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन तब नाना साहब की गंदी नजर सुरभि पर पड़ गई। हालांकि वो करीब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन तब भी उस शैतान ने सुरभि के साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, अपने बाद अपने दोस्तों को भी सुरभि के साथ गलत काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन तब सुरभि जैसे तैसे महल से भाग निकली, पर बेचारी की गंदी किस्मत, वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई और नाना साहब और उसके गुंडों ने सुरभि को पकड़ लिया। सुरभि नाना साहब से विनती भी करती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जो तुमने किया मैं सब कुछ भुलाकर तुम लोगों को माफ कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना, यही मेरे जीने का सहारा है, इसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों, नाना साहब और उसके गुंडों ने बेचारी सुरभि की एक नहीं सुनी और सुरभि के पेट में गोली मार दी ताकि वो बच्चा मर जाए। इस चीज को देखकर सुरभि ने वहीं पर शाप दे दिया कि आज के बाद सरदेशमुख महल के अंदर नाना साहब के जितनी संतान होगी मैं सभी को मार दूंगी। ये मेरा शाप है और ये शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक नाना साहब और उसकी हर एक संतान इस दुनिया से मिट न जाए। नाना साहब ने उस समय उसकी बात को इग्नोर कर दिया और घसीटकर एक ऐसी लात सुरभि को मारी कि वो सीधे महल के पूल में जा गिरी और बेचारी की वहीं पर मौत हो गई। इसी वजह से महल का ये पूल इतना डरावना है। सच में यार, बहुत बुरा हुआ सुरभि के साथ। और अब प्रेजेंट टाइम पर लक्ष्मण राहु साहब से कहता है, मैंने सुना कि तू सुरभि को देख सकता है, प्लीज एक बार मुझे उसकी झलक दिखा दे। मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार जी भर के बात तक नहीं कर पाया था। लक्ष्मण देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुरभि उसके पास ही खड़ी होती है। राहु साहब लक्ष्मण से दोबारा माफी भी नहीं मांगता। आखिर किस मुंह से माफी मांगे वो? उसे नहीं पता था कि सुरभि के साथ इतना गंदा हुआ। अपने पिता की करतूत सुनने के बाद उसको वो टाइम याद आ जाता है जब रुक्मणी को उसकी मां ने नाना साहब के हाथों से बचाया था। लेकिन इस चीज से नाना साहब इतना गुस्सा हो गए कि उसने राहु साहब की मां को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, जिससे बेचारी की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार करके नाना साहब वापस महल के अंदर आया कि दरवाजे पे बैठकर रुक्मणी ने अपने सारे बाल काट लिए थे, क्योंकि अब उसकी बहन नहीं थी जो उसे नाना साहब से बचाएगी और वो महल छोड़कर भी जा नहीं सकती थी, क्योंकि लक्ष्मी ने मरने से पहले रुक्मणी से वादा लिया था कि मेरे बच्चे राहु साहब का ख्याल तुम्हें रखना होगा। प्रेजेंट टाइम पर सुशीला की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए रमेश उसका चेकअप करता है और एक खुशखबरी देता है कि सुशीला मां बनने वाली है। इस चीज से रुक्मणी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि बड़े दिनों के बाद महल में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, लेकिन सुशीला टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये बच्चा चेतन का नहीं बल्कि राहु साहब का था। चेतन इस खबर से बड़ा खुश होता है तो वो मिठाइयाँ बांटने लगता है। वो राहु साहब को भी आकर बताता है कि मैंने पुणे के एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आज ही पुणे के लिए निकलने वाला हूँ। आपका धन्यवाद जो आपने हमें इतने दिनों तक यहाँ पर रुकने दिया। और हाँ, मिठाई देना तो मैं भूल ही गया था, ये लीजिए मिठाई, सुशीला माँ बनने वाली है। राहु साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस होता है कि चेतन इतना अच्छा इंसान है और मैंने इसकी पत्नी के साथ ये कर दिया। बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान है। लेकिन नहीं, अगर अब चेतन चला गया तो मैं ये बात दिल में हमेशा के लिए दबा कर नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए वो चेतन के पैरों पर गिरते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपकी पत्नी के करीब आ गया था और आप जैसे इंसान के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तब चेतन उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था और ये चीज मैं आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम और सुशीला एक दूसरे के करीब आ रहे हो। लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं रोका, पता है क्यों? क्योंकि मैंने मीना को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे ये लगता था कि उसके अंदर कुछ खराबी है
जिससे वो माँ नहीं बन सकती। लेकिन सुशीला से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि खराबी उसके अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। मैं खुद कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन आज तुम्हारी वजह से सुशीला माँ बनी। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि उस बच्चे के बाप तुम हो, लेकिन उसी बच्चे की वजह से मुझे समाज में जीने का मौका मिलेगा। वरना तो लोग बिना बच्चे के मुझे और सुशीला को दोनों को ताने से मार देते। तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए समाज में मुझे सर उठाकर जीने की वजह देने के लिए। राहो साहब चेतन का गला पकड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। तुम ये होने से रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चेतन कहता है कि बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे है दूसरे के बच्चे को अपना बनाकर पालना, जिंदगी भर उससे सच्चाई छुपाना। तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे है, समझे? जिंदगी का दस्तूर यही है, जो बोओगे वही काटोगे। तो अब जो तुमने और मैंने किया है उससे तो हमें जिंदगी भर सहना ही पड़ेगा। इतना कहकर चेतन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद चेतन सुशीला को लेकर गांव से भी चला जाता है, जहाँ राहो साहब ने वो कड़ा सुशीला को दे दिया था, क्योंकि सुशीला उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो कहीं सुरभि का शाप उस तक ना पहुँच पाए, इसलिए राहो साहब उसी पुल के पास आ जाता है जहाँ डूबकर सुरभि मरी थी। वो कहता है कि देखो, मैंने खुद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश मेरी नाकाम रही। आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मैं दुनिया की इस टेंशन भरी जिंदगी को अलविदा कहना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो खुद भी डूबकर अपनी जान दे देता है। सच में दोस्तों, राहो साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ। एंडिंग थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। बेचारे ने हर वो चीज की जिससे वो खुद को अपने पिता से अलग बना सके, लेकिन अनजाने में ही सही गलती तो हो गई, जिसने उसे वही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिस मोड़ पर नाना साहब था। इसी वजह से राहो साहब ने खुद की जान देने का फैसला किया, ताकि ऐसी जिंदगी से छुटकारा मिल पाए। इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।